हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग आज जो अपना फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सिलेबस में, हमारी एग्जाम में, वो देखेंगे। ठीक है, सिलेबस में कहाँ दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, वो सारी चीजें देखेंगे। मतलब आज का जो लेक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक की ओरिएंटेशन क्लास बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इसकी बेसिक चीजें पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके सिलेबस में कैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। 2019 का सिलेबस हो या 2020 का सिलेबस हो, वहां ऐसे लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी। अब 2019 वालों के लिए स्पेसिफिकली एक चीज बोल देती हूँ कि आपका जो पेपर 3 है वो इतना ज्यादा वास्ट नहीं है जितना 2020 वालों का है। ठीक है, तो अगर आप 2019 वालों में से कोई ये सारे लेक्चर्स देख रहा है तो मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये बता दिया करूंगी कि कौन सा टॉपिक 2019 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो अगर मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली कि 2019 वालों के लिए नहीं है तो आप वो मत देखिएगा, और अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रही हूँ कि 2019 के लिए या 2020 के लिए है तो आप वो देखिए। और 2020 वालों के लिए तो पूरा ये स्पेशली उन्हीं के लिए क्लासेस तो है ही। ठीक है, अब ये सिलेबस में जो दिया हुआ है, अगर आप अपना पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस देखेंगे तो मैंने बहुत रैंडम से टॉपिक उठा लिए हैं। जैसे मैंने पहले आईपीआर उठाया, अभी मैंने ये जैव प्रौद्योगिकी उठाया। मतलब मैं लाइन बाय लाइन नहीं चल रही हूँ, है ना। जैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन नहीं चल रही हूँ। अगर चल रही होती तो पहले मैं ये उठाती कि सामाजिक और आर्थिक अनुप्रयोग क्या है, इनके देशज तकनीकी का कितना विकास हुआ है भारत में। लेकिन मैंने ये सारी चीजें नहीं उठाई, मैं सीधे बायोटेक्नोलॉजी पे आ गई, सीधे हमने आईपीआर कंप्लीट किया। उसका रीजन क्या है, जब आप पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, जब आप पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे, तब आपको खुद को पता होगा कि उसका अनुप्रयोग क्या है ना, वो कहां कहां हमको यूज में आ रहा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। जब इतना वास्ट चीजें आपको पता होंगी तब हम ये देखेंगे कि अब जब हमको 1000 शब्दों की चीजें पता है तब हम उनको 300 या 100 शब्दों में, 50 या 200 शब्दों में कैसे लिखें, है ना। तो एक हमको क्या मिलेगा, आंसर राइटिंग की अप्रोच मिलेगी कि जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट होता है तब हम उसको कम से कम कैसे लिखें। दूसरी चीज, अभी अगर मैं सिलेबस की लाइन बाय लाइन आपको चीजें पढ़ाना शुरू करूंगी तो क्या होगा, मैं आपको बोल रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग जो होता है वो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, आपका क्लोनिंग में होता है, आपका डिजाइनर बेबी में होता है। सब चीजें नाम सुना है बट आपको पता है क्या कि क्लोनिंग में होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, डिजाइनर बेबी में होता क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन सारी चीजों में होता है। ठीक है, तो मैं लाइन बाय लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी। मुझे जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट लगेगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग लगेगा, वो वाली चीजें मैं पहले कराऊंगी ताकि 2019 वालों का भी सिलेबस टाइम से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। उनको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जो जो चीजें डिफिकल्टी दे रही है वो उनकी साइड से भी पूरी हो जाए। और दूसरी चीज, आप लोगों को पूरा अप्रोच मिले आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो वैसे हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाते हुए। दूसरी चीज ये भी बता दें, जो इंपॉर्टेंट होगा आपका 2019 के लिए वो मैं पहले ही मेंशन कर दूंगी। जैसे अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जैव प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी है क्या, जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो वर्ड तोड़े फिर से, तो इसके अंदर दो शब्द है, एक है जैव, एक है बायो, और दूसरा है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। बायो जनरल साइंस में हम सबको पता है कि बायोलॉजी है क्या, मानव विज्ञान और पादप विज्ञान, है ना। मानव का शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है, वो कैसे काम करता है, उसमें कोशिका होती है, ऊतक होता है, जीन होता है, डीएनए होता है, उसके अंदर कितने प्रोटीन्स होते हैं, कितने हार्मोन्स होते हैं, क्या एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बायोलॉजी में मानव के तहत पढ़ते हैं। कुछ चीजें हम ऐसे ही पादप वर्गों के लिए पढ़ते हैं, जंतु वर्गों के लिए पढ़ते हैं। और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, तो अब आप बताओ प्रौद्योगिकी मीन्स व्हाट। एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि जो भी ज्ञान, अभी जैसे अगर हमें पता है कि हमारे पास ये ज्ञान है कि पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारा पानी का भंडार है, ये पृथ्वी है, इसके गर्भ में बहुत सारे पानी का भंडार है, ये हमारे पास ज्ञान है। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा साधन है जिससे हम इस पृथ्वी के गर्भ को खोद कर इसके अंदर ड्रिलिंग करके ये पानी बाहर निकाल सके। जब तक हमारे पास वो मीडियम, वो साधन, वो माध्यम नहीं है, तब तक ये पृथ्वी का जो भी भंडार है जल का, ये हमारे किस काम का, है ना। तो प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ, वह ज्ञान
और संकल्पनाएं और सिद्धांत जो मानव के लिए उपयोगी है, जब हम उनको यूज में ले आते हैं, जिन माध्यमों के द्वारा हम उस ज्ञान को, उस संकल्पना को, उस सिद्धांत को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उपयोग में ले आते हैं, वो माध्यम क्या होता है हमारा? प्रौद्योगिकी होता है। क्या होता है वो माध्यम हमारा? प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी बेसिक सा वर्ड क्या है? ज्ञान को अनुप्रयोग में ले आना, ज्ञान को अनुप्रयोग में ले आना, यूज में ले आना, अनुप्रयोग में ले आना, वो क्या है हमारा? प्रौद्योगिकी है। क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी है। और अब हम ये क्या पढ़ रहे थे? बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायो, जैव से रिलेटेड जो ज्ञान है हमारा, पादप वर्ग से रिलेटेड जो ज्ञान है, जंतु वर्ग से रिलेटेड जो ज्ञान है, मानव शरीर से रिलेटेड जो ज्ञान है, उन सब को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ एडवांस फॉर्म में लेकर जाना और उसका यूज मानव के लिए करना, है ना। तो वो सारी चीजें हम वन बाय वन डेफिनेशन से देखेंगे क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, क्यों लेकर आए। ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया कि और अच्छे से आगे बताऊंगी। बायोटेक्नोलॉजी वो चीज है जो आज से 50 साल पहले का मानव सोच भी नहीं सकता था। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं तो मानव के लिए चमत्कार है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, मिसाइल्स पढ़ेंगे, एनर्जी हमने पढ़ा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं ना, तो ये जितनी भी साइंस की ब्रांचेस है उसमें ये एक ऐसी ब्रांच है जो सबसे बड़ा मिरेकल है मानव के लिए, सबसे बड़ा चमत्कार है। इसने दुनिया में वो परिवर्तन कर दिए जो आज से 50 साल पहले का मानव कल्पना भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, किसी ने डिजाइनर बेबी का नाम सुना है? डिजाइनर बेबी। अगर हम लोग अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं, बेसिकली कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं, तो वो कपड़ा कैसा होना चाहिए, हमको उसमें कैसा नेक रखना है, कैसी स्लीव्स रखनी है, कितनी लेंथ रखनी है, हमको टॉप बनवाना है, हमको कुर्ता बनवाना है, हमको शर्ट बनवाना है, हमको टी शर्ट बनवाना है, पूरा का पूरा हम अपने अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से डिजाइन करते हैं, है ना। और बेबी के आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिजाइनर बेबी। यानी अब हर व्यक्ति ये बता सकता है कि उसको उसके बच्चे का सबसे पहले उसको बेबी बॉय चाहिए या गर्ल, ये तो इलीगल है, लेकिन ये हम चाहे तो कर सकते हैं फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद उसका कलर कैसा चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसको आपको लता मंगेशकर जैसा सिंगर बनाना है या सचिन तेंदुलकर जैसा कोई प्लेयर बनाना है, उसको आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाना है। अभिक्षमता नाम सुना होगा आपने जब एथिक्स पढ़ी होगी। तो क्या होती है अभिक्षमता या एप्टीट्यूड? व्यक्ति के अंदर कुछ अंतर्निहित विशिष्ट गुण होते हैं जो उसके जन्मजात होते हैं। जैसे लता मंगेशकर के लिए क्या हो? उनकी आवाज, उनकी सिंगिंग, कि उनको स्वर कोकिला बना दिया। सचिन तेंदुलकर जी के लिए क्या हो गया? उनकी स्पोर्ट्स की जो एबिलिटी थी वो उनकी विशिष्ट अभिक्षमता हो गई, है ना। वैसे वो अभिक्षमता आप अपने बच्चों के अंदर उनके बर्थ के टाइम पे फीड कर सकते हैं, इनहेरेंटली उनके अंदर वो चीजें डाल सकते हैं। वो आपका डिजाइनर बेबी। आप अपने बच्चे में कौन सी बीमारियां नहीं चाहते हैं, हटा दो। आप अपने बच्चे का कलर कैसा चाहते हैं, डाल दो। आप अपने बच्चे को ये बनाना चाहते हैं, डाल दो। इतनी हाइट चाहते हैं, ये डाल दो। जो भी चीज, आपको कर्ली हेयर चाहिए आप कर्ली हेयर डाल दो, आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए आपको स्ट्रेट हेयर डाल दो। हर एक चीज आप अपने बच्चे की खुद से डिजाइन कर सकते हैं। कभी नहीं सोचा होगा किसी ने कि हम अपने बेबी को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण संभव हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी के कारण। हुआ ना मिरेकल, हुआ चमत्कार। और क्या चीजें हो सकती है इसके अंतर्गत? अभी हम लोग दिव्यांगजन वर्ड बहुत सुनते हैं, सभी सुनते हैं दिव्यांगजन। ठीक है, कितनी सारी योजनाएं खुद गवर्नमेंट दिव्यांगजन के लिए लेकर आ रही है। अगर मैं पर्टिकुलरली बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, मान लो मेरा ये हाथ टूट गया, कट गया, एक हाथ है ही नहीं। अब बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आई है कि मेरे ही शरीर में से, जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी या बोन मैरो, उनमें से एक स्टेम सेल निकलेगा। वो स्टेम सेल को जैसे बेबी ग्रो होता है वैसे उस स्टेम सेल को धीरे 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 लेबोरेटरी में ग्रो कराया जाएगा और मेरा पूरा हाथ बन जाएगा और मेरा हाथ यहां पे लग जाएगा। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में वो ताकत है कि आज से 50 साल बाद शायद इस धरती पर दिव्यांगजन जैसा कोई शब्द रहे ही ना, क्योंकि ये हाथ बनाने की ताकत रखता है, पैर बनाने की ताकत रखता है, आंखें बनाने की ताकत रखता है। हम लोग सुनते हैं कि हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है। अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं तो कितनी समस्या आती है। सबसे पहले मान लो कि मुझे मेरी किडनी चेंज करानी है, सबसे पहले मुझे अपना डोनर ढूंढना पड़ेगा जिसका ब्लड ग्रुप मुझसे मैच करे और जितनी भी
साइंटिफिक या मेडिसिनल जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है वो सारी मेरी मैच करनी चाहिए डोनर व्यक्ति से। तो वो ढूंढने में ही पहले तो वक्त निकल जाता है। उसके बाद मान लो वो मिल गया, उसका खर्चा जितना आएगा वो अलग चीज है। फिर तीसरी बात क्या होती है, जब भी आपने व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ी होंगी, जब आपने जनरल साइंस पढ़ा होगा, नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा इनका व्हाइट ब्लड सेल्स का काम बता देती हूँ। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती है, हमारे शरीर की रक्षा सैनिक होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, रक्षक बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं हमारे शरीर का। क्या काम करती है, जैसे ही कोई भी पैथोजन यानी रोग कारक, बाहर का ऐसा कोई भी तत्व जो हमारे शरीर के लिए नया है, हमारे शरीर में नहीं है, वो बाह्य तत्व, विदेशी तत्व जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स तेजी से उसके ऊपर अटैक करती है एंटीबॉडीज बनाकर। और जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम, जैसे वायरल होता है, यानी हमारे शरीर में कोई वायरस चला गया तो हमारा तुरंत टेम्परेचर बढ़ता है ना, हमको हल्का फीवर होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, वो तो वायरल के लक्षण है ही, साथ में हमको हल्का फीवर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये अपने सैनिक बनाना तेजी से शुरू कर देती है, यानी हमारे शरीर में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जिसका हमारा शरीर आदी नहीं है। तो अगर मेरे शरीर में पूरी की पूरी किडनी बाहर से लगाई गई है तो ये व्हाइट ब्लड सेल कितनी एक्टिव हो जाएगी, और ये इस किडनी को मारने के लिए आएगी, क्योंकि ये किडनी मेरे शरीर की नहीं है, किसी और डोनर व्यक्ति से मैंने ली है। चाहे मैंने ब्लड ग्रुप मैच कराया हो और जितनी भी चीजें मैच कराने की होती है वो कराई हो, बट पर्टिकुलरली मेरा तो नहीं है ना, ये मैंने किसी और व्यक्ति का अपने शरीर में लगवाया है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल अगर इसको मारने आ गई तो सोचो मैं तो खुद ही मर जाऊंगी, है ना। तो जब भी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो हम देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, अभी कोरोना के टाइम में बहुत नाम सुना होगा इसका, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग। नहीं सुना होगा तो हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग क्या होता है। हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको दबा देता है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब ये सैनिक बनाने की जो क्षमता है ना, एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता, उसको मार देता है, उसको कम कर देता है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको डॉक्टर के थ्रू ये इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है ताकि वो आके आपकी किडनी के ऊपर अटैक ना कर दे। अब ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग भी दे दिया, मेरा इम्यून लेवल भी कम हो गया, ये किडनी जरूरी नहीं है उसके बाद भी मेरी बॉडी के साथ मैच करे। कई बार आपने देखा होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। लेकिन अब इस बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, वही ये मेरी स्टेम सेल लेगी कहीं से और मेरी खुद की एक किडनी अलग से बनके और फिर मुझे ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। मतलब कोई डोनर नहीं ढूंढना, ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे खुद के शरीर के अंग से बनाई जा रही है। तो व्हाइट ब्लड सेल के लिए वो फेमिलियर होगी, व्हाइट ब्लड सेल को पता होगा ये तो अपनी फैमिली का है तो इसके ऊपर अटैक नहीं करना है। तो सोचो आपको अलग से ऑर्गन बना के दे रहे, जैसे मेरा हाथ बना दिया, किडनी बना दी, है ना। एक आपने कैंसर, ये वो बीमारी है जो शायद हर चौथे घर में इंडिया में मिलती है ना। इस कैंसर बीमारी में होता क्या है, हमारे शरीर की जो स्वस्थ सेल्स होती है, स्वस्थ कोशिकाएं होती है, वो तेजी से मरती हैं और उनका स्थान खराब कोशिकाएं, बीमार कोशिकाएं लेती जाती है और ऐसे करके हमारा पूरा शरीर खोखला हो जाता है ना। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत वो कैपेबिलिटी है कि आपके शरीर में ये क्या डाल देंगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये मत सोचना कि मैं ये सब यहाँ पे शॉर्ट में समझा के खत्म कर रही हूँ, ये एक एक चीज के ऊपर एक एक लेक्चर होगा। मैं सिर्फ आपको इतना समझाने के लिए ये एक एक चीज बता रही हूँ कि आप लोग पढ़ने क्या जा रहे हो। एक्साइटमेंट होना चाहिए जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। अब वो चीजें पढ़ रहे हो जो शायद सुनी होंगी पर पता नहीं होगा कि उससे कितना ज्यादा चेंज आज हमारे इन्वायरमेंट में आ गया है ना। और जब हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम वही घिसे पिटे तरीके से चीजें नहीं करते रहे। आप बन गए डीसी और आपको जाके दे दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, जहां पे या तो आपका जो भी चिकित्सालय है, जहां पे भी आप हेड हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, वो घिसे पिटी पुरानी चीजों पे चल रहा है, जिसकी वजह से हर रोज वहां पे या तो मरीज अपना दम तोड़ रहा है या उन पुरानी बीमारियों को लेकर वहां पे रो रहा है, वो दर्द में तड़प रहा है। तब अगर आपको पता होगा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, आप पूरी कोशिश करोगे जितना आपसे बनेगा कि ये वाली टेक्नोलॉजीज आप वहां पे लेकर जाओ।
उन लोगों की जो भी समस्या है उनको दूर करो, लेकिन करोगे कब? जब पता होगा ना कि ऐसा कुछ है। आप लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, तब आपको पता होना चाहिए ना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज कैसे कैसे हो सकता है। जब लोग आपके पास आए बोलने के लिए, विरोध करने के लिए, तब आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पता हो, आपको उसका नेगेटिव एस्पेक्ट पता हो, है ना। तो आप जब उद्योगों के बढ़ावा देने की बात करो, आपको इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाए, तब आपको पता हो कि वहां तक भी बायोटेक्नोलॉजी अपना काम करके गई है। तो ये सारी चीजें जब आपको पता हो कि आपको एक्साइटमेंट होना चाहिए कि आप एक अपडेटेड ऑफिसर बन के जाओ। ऐसा नहीं जो घिसे पुटे पुराने से ऑफिसर जा रहे हैं वैसे ही आप भी निकल जाओ, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डालने का मेजर ये है, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देता है। हर सब्जेक्ट का अपना एक रीजन होता है जो आपको पढ़ाया जाता है। आपको हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? जनरली सभी पूछते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही, घिसे पिटे वही अकबर क्यों पढ़ रहे हैं, वही सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप इतिहास में जो गलतियां एक शासक कर चुका हो, जब आप खुद एक शासक बन के जाओ तो वो वाली गलतियां आप नहीं दोहराओ। वो सीखने के लिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है। हम एथिक्स क्यों पढ़ते हैं? एथिक्स जब हम फर्स्ट डे पढ़ते हैं और जब हम लास्ट डे पढ़ते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है ना। तो वो चीज आपको सिखाने के लिए एथिक्स डाली गई है। आपको पॉलिटी क्यों पढ़ाते हैं? आपको पता हो कि आपके देश का शासन चलता कैसे। जब आपको पता होगा कि ये नियम कानून से चलता है, तब तो वो नियम कानून आप जाके लागू करवा पाओगे। ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर देती है, आपके सोचने के तरीके को बदल देती है। जब आप पॉलिटी में, एथिक्स में, आपकी हिस्ट्री तक में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आयाम डालोगे तो आपका आंसर बट ऑब्वियस से बाकी सारी कॉपी से अलग दिखेगा। और जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे हमने एनर्जी पढ़ा, चाहे हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ा, हमने उसके सारे एस्पेक्ट को सारे सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करना है वो सारी चीजें हमने देखी है, तो यहां भी देखेंगे। तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ हमको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। हर रोज जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो तुरंत खत्म करनी है। दूसरी कंपलसरी चीज क्या है? पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। अलसाए हुए बच्चे की तरह मत बैठना कि लेटे हुए हो, सामने चल रहा है लेक्चर और खत्म हो गया चल के, आपको समझ में भी नहीं आया। ऐसे कभी बायोटेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी, ना कभी समझ में आएगी, और फिर आप लोग यही रोते रहोगे कि पेपर 3 में नंबर नहीं आता है। पेपर 3 में नंबर चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठो। जो एक एक चीज मैं लिख रही हूँ, क्योंकि ये हर लेक्चर में होगा कि जो चीज आपको नोट्स में मिलेगी वो चीज बोर्ड पे थोड़े अलग या तो प्रेजेंटेशन के साथ मिलेगी, या यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। ठीक है, जो बच्चा साथ का साथ यहाँ की चीजें अपनी कॉपी में नोट करता जा रहा है, उसको कुछ डिफरेंस अपने नोट्स में अलग ही दिखाई देगा, याद करने में भी समझ में आएगा। नहीं समझ में आती चीजें आप कमेंट में बताओ। रक्षा एकेडमी के ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे चैट का ऑप्शन है, वहां पे जाके अपनी क्वेरीज डाल दो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको ब्रीफ में बता रही हूं कि हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो कितनी सारी चीजें हमको पढ़नी है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोग लेकर आए। बायोटेक्नोलॉजी ने कैंसर में, मैंने आपको बताया कि पूरे शरीर की अच्छी कोशिकाएं खत्म हो जाती है और खराब कोशिकाएं उसकी जगह लेके हमारे शरीर को खोखला बना देती हैं। अब हमने क्या किया, हमारे शरीर में जब कैंसर का कीटाणु आता है, कैंसर के पैथोजन आते हैं, तो जो धीरे धीरे खराब कोशिकाएं डेवलप होना शुरू होती हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल तो अपना काम करती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जब अपना काम करती हैं तो वो थोड़े बहुत सैनिक तो बनाती हैं, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज तो बनाती हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, उस एक एंटीबॉडी को लेकर उसके जैसी मोनोक्लोनल मतलब समरूप, उसका एक रूप, वैसी समरूप ढेर सारी एंटीबॉडीज बना के हमारी बॉडी में डाल देंगी। अब कितनी भी खराब कोशिकाएं आ जाए, आपकी अच्छी कोशिकाएं इतनी सारी है कि वो तुरंत जाके उनसे लड़ेंगी, खराब कोशिकाएं खत्म हो जाएंगी और आपका शरीर कैंसर से रोग मुक्त हो जाएगा। अभी कीमोथेरेपी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। जो भी कैंसर के पेशेंट होंगे या आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट होगा तो आपको समझ में आया होगा उनको देख के, वो चाहे उससे पेशेंट ठीक हो रहा है बट वो बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उसके कंपेरिजन में बहुत कम पेनफुल है, बहुत तेजी से रिकवर करती है। और कीमोथेरेपी में आज भी ये चांसेस हो जाते हैं कि बंदे में थोड़े टाइम बाद फिर से कैंसर के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ये तो आपके अंदर की एंटीबॉडी डाल दी उसने, तो सैनिक ही डाल दिया। सिंगल खराब व्यक्ति भी, सिंगल खराब सेल भी दिखेगा, तुरंत उसके ऊपर अटैक करके खत्म कर देगा, तो दोबारा सिम्टम आने के चांस भी नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बीमारियों को भी हम इतनी इजीली इस बायोटेक्नोलॉजी से खत्म कर रहे हैं। तो हम ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई चमत्कार पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर हर लेक्चर देख के पढ़ना है, समझना है। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ। ठीक है, अब यहाँ से आपसे आज जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें आपसे बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे या आपके प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एमपीपीएससी में 3 नंबर के क्वेश्चन भी बन रहे हैं। और जो 2020 का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें वो सिंगल लाइनर ही क्वेश्चन में भी पूछे, जिस तरह से उन्होंने अपना 10 वर्ड्स कर दिया है मिनिमम। तो ये आपके 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा आज का लेक्चर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग, यानी जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किया किसने। अब जैव प्रौद्योगिकी शब्द के प्रयोग की बात कर रही हूं मैं, ये नहीं बोल रही हूं जैव प्रौद्योगिकी की तकनीक किसने खोजी या कौन इसकी संकल्पना लेके आया, नहीं। ऑलरेडी संकल्पनाएं चली आ रही थी, ऑलरेडी खोज चली आ रही थी, उन खोज को बोला कि इसको मैं नाम देता हूं कि ये बायोटेक्नोलॉजी है, ये जैव प्रौद्योगिकी है। क्यों? क्योंकि इस प्रौद्योगिकी में जैव तत्व यूज किए गए हैं, मानव, जंतु, पादप जैसे जैव तत्व यूज किए गए हैं, इसलिए मैं इनको नाम देता हूं जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे कार्ल एरेकी। कौन थे? कार्ल एरेकी। ये हंगरी के कृषि विशेषज्ञ थे। तो रट लेना, ये एक जो भी आपका फैक्ट है, ये सीधे सीधे आपसे 3 नंबर में मेंस में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कार्ल एरेकी ने किया था। ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम कहते हैं पॉल बर्ग को। पॉल बर्ग को क्यों बोलते हैं इनको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? क्योंकि सन 1972 में इन्होंने 2 अलग अलग वायरस के अणुओं को संयुक्त कर एक नवीन डीएनए बना दिया था। मतलब वायरस ए लिया, एक वायरस ए, एक वायरस बी, इन दोनों के डीएनए लिए, उन डीएनए में से जो अच्छी चीजें थी वो हमने ली और एक नया सी वायरस बना दिया, एक नया सी डीएनए बना दिया, जो कि एक बहुत ही बोलूंगी एक्स्ट्रा लेवल की, उस टाइम पे बहुत ही एडवांस चीज थी, जब हम डीएनए को ही 1953 1963 में समझ रहे थे, और तब किसी व्यक्ति के द्वारा वायरस का नया डीएनए बना देना। और आज दुनिया में डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है, आपका डीएनए डेटा बैंक बनने की बात हो रही है ना। जितनी भी प्राइवेसी के मुद्दे हो रहे हैं वो डीएनए से भी कनेक्टेड हो रहे हैं, जितनी बीमारियां ठीक हो रही है वो डीएनए से ठीक हो रही है। आपकी एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आया है, डीएनए से आया है। आपके उद्योग में एडवांसमेंट आ रहा है, डीएनए से आ रहा है। इवन आपके एनर्जी सेक्टर में एडवांसमेंट आ रहा है, डीएनए वाली टेक्नोलॉजी से आ रहा है। हर चीज डीएनए से जुड़ी है। अब डीएनए सिर्फ मानव का नहीं होता ना, हर व्यक्ति का, हर पादप का, हर जंतु का, सूक्ष्मजीव का, बैक्टीरिया का, वायरस का, हर चीज का डीएनए होता है। उन सब के डीएनए को आज हर एक सेक्टर में यूज किया जा रहा है। तो किसी नए डीएनए को बना देना 1972 में, एक बोलते हैं ना कि बहुत ही अलग लेवल की बात थी, उस समय में एडवांस से भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात थी। तो उन्होंने 1972 में ये करके दिखा दिया, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के पिता, जैव प्रौद्योगिकी के पिता पॉल बर्ग को कहा जाता है। रीजन देना है कि उन्होंने 2 भिन्न भिन्न वायरस के अणुओं को संयुक्त करके नवीन डीएनए बना दिया। ठीक है, तो सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था कार्ल एरेकी ने, और बायोटेक्नोलॉजी के पिता कहा जाता है पॉल बर्ग को, और ये उसका रीजन है। ठीक है, अब चलते हैं परिभाषा के ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले मैं प्रौद्योगिकी की परिभाषा बता चुकी हूँ, एक लाइन में फिर से बता देती हूँ, लिख लेना, शायद नोट्स में नहीं लिखी हुई है। जिसके द्वारा सिद्धांत, मतलब प्रौद्योगिकी वह तकनीक या वह माध्यम, प्रौद्योगिकी क्या है? वह माध्यम जिसके द्वारा सिद्धांत, संकल्पना और ज्ञान का अनुप्रयोग सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाए। मतलब ऑलरेडी ज्ञान हमको है कि पृथ्वी में जल का भंडार है, लेकिन उसको कैसे ड्रिल करके निकालें, वो जो तकनीक है, वो जो माध्यम है, वही हमारी प्रौद्योगिकी है। हमको पता है कि हम इस बीमारी से इस तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक करने का माध्यम जो बना वो क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। समझ में आया? तो वही प्रौद्योगिकी है। अब इसको अगर हम जैव प्रौद्योगिकी में डालें तो देखो, सीबीडी, जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखें तो कोशिश करें कि अगर किसी संस्थान ने उसकी डेफिनेशन दी है तो वो हम लिखें। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है और आपका जो एक ज्ञान का लेवल है ना, वो ऊंचा दिखाई देता है। एक साधारण भाषा की लैंग्वेज लिखना, क्योंकि हम लोग बीए, बीएससी और बीकॉम के एग्जाम नहीं दे रहे ना, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे, तो हमें कोशिश यही करनी है अगर किसी ने दी है किसी चीज की डेफिनेशन तो हम उसी को कॉपी पेस्ट करें।
ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे, सीबीडी क्या है आपका, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी रट लो क्या है सीबीडी, क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिंदी में बोलूं तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। इसने बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा दी है, कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग, तो ये तो हमने पढ़ाई, प्रौद्योगिकी है मतलब अनुप्रयोग है, सीधी सीधी सी चीज है। तो कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें, क्योंकि यहां पे हमने क्या वर्ड यूज किया, जैव, यानी कि कोई ना कोई सजीव चीज इसमें यूज हो रही है, या तो मानव शरीर का कोई अंग, चाहे वो डीएनए हो, चाहे उत्तक हो, चाहे सेल हो, चाहे बाल हो, चाहे नाखून हो, कुछ भी हो, यूज हो रहा है। मानव का नहीं हो रहा है तो पादप का हो रहा है, पादप का नहीं हो रहा है तो जंतु का हो रहा है, सूक्ष्म जीव का हो रहा है, कुछ न कुछ लाइव पार्टिकल इसके अंतर्गत यूज हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य हेतु, उत्पाद या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता है, वही जैव प्रौद्योगिकी है। वन बाय वन वर्ड समझा देती हूं। तकनीकी अनुप्रयोग तो समझ में आ गया, एप्लीकेशन, किसी चीज को यूज में लाना, जैसे जैविक प्रणाली क्या हो गया, हमारा डीएनए सिस्टम क्या है, पूरी की पूरी जैविक प्रणाली है, ठीक है। सजीवों या उनसे, कई बार हम पूरे के पूरे बैक्टीरिया को यूज करते हैं, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना है, उसमें बेसिलस थुरोजेनेसिस बैक्टीरिया का जीन डाला है। तो सजीवों या उनसे व्युत्पन्न पदार्थ, कई बार हम किसी का एंजाइम उठा के डालते हैं, जैसे हमारे शरीर में डायबिटीज को खत्म करने के लिए इंसुलिन डाला जाता है, वो इंसुलिन घोड़े से बनाया जाता है, घोड़े के एंजाइम को निकालकर और फिर हमारा इंसुलिन बनाया गया, तो उनसे व्युत्पन्न पदार्थ हो गया, ठीक है। तो कोई भी तकनीकी अनुप्रयोग जिसमें जैविक प्रणालियों, सजीवों या उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का उपयोग किसी विशिष्ट कार्य हेतु, जैसे हमने बीटी कॉटन बताया, बीटी कॉटन का कार्य क्या था, जो भी कीड़े उस कपास को आकर खा रहे हैं उसको खत्म करना। तो विशिष्ट कार्य हेतु उत्पाद, जैसे हमने जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाया खाने के लिए, या प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में, जैसे हाथ बनाना, हमारे शरीर का अगर एक अंग कटा हुआ है तो वो बनाना, किडनी बनाना, डिजाइनर बेबी बनाना, प्रक्रियाओं के निर्माण या रूपांतरण में किया जाता है, वो आपकी जैव प्रौद्योगिकी है। समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो ये रट लेना, ऐसे कैसे जैव प्रौद्योगिकी की डेफिनेशन लिख के आना, ये नाम मेंशन करना कि किसकी है, सीबीडी की है, ठीक है। अब और अगर इसको समझें तो जैव प्रौद्योगिकी में सीधा सीधा क्या आ रहा है वर्ड, जैव यानी जीव विज्ञान, और प्रौद्योगिकी यानी जो भी सजीव है उसके ऊपर विज्ञान का कोई नियम अप्लाई करके उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देना, क्या है आपकी जैव प्रौद्योगिकी। कुछ भी सजीव उत्पाद है उसके ऊपर विज्ञान का कोई नियम लगाकर उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देना। एक और डेफिनेशन अगर दी जाए तो जैव प्रौद्योगिकी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम्स का उपयोग करते हुए मानव हेतु उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का विकास किया जाता है। पहले तो यही बोलूंगी, अगर सीबीडी वाली डेफिनेशन याद होती है तो 100% आपको वही लिखना है। अगर वो याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ये एक और सिंपल लैंग्वेज है वो लिखना, उसके बाद ये दोनों जो बनाया हुआ है बना देना उस पर समीकरण, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कहां कहां कर रहे हैं। छोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ये अनुप्रयोग मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताए हैं ताकि जब हम पढ़ने वाले क्या है आगे, ये अभी से आपके माइंड में क्लियर रहेगा, तो आपको मतलब एक तैयारी रहेगी माइंड में कि हम ये पढ़ने वाले, हर चीज नई नहीं लगेगी, है ना। लेकिन इसके ऊपर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में अनुप्रयोग बताइए, तो वो हम लास्ट में करेंगे, इस तरह से नहीं लिखवाऊंगी, वो प्रॉपर एक आंसर फॉर्मेट में लिखवाऊंगी। अभी ये आपको बना हुआ शायद नोट्स में ना मिले तो आप इसको बोर्ड पे से सीधा सीधा बना लेना, ठीक है। ये ऐसे कैसे इसको बना लेना, अभी मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि आज का ये सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है हमारा कि हम आगे अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बायोटेक्नोलॉजी के यूज कहां कहां पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे बेसिक, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे कृषि में, क्योंकि शुरुआती बायोटेक्नोलॉजी की कृषि से हुई थी। अभी जब हम इतिहास देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का तो हमें समझ में आएगा। कृषि में जो नाम आपने सुन रखे हैं, जैसे बीटी कॉटन, सबको पता है कैसे बना, कपास के अंदर हमने बैक्टीरिया को डाल दिया और अभी भी पौधा उग रहा है, क्या किया हमने वो देखेंगे। गोल्डन राइस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप जाएंगे, विटामिन ए की कमी से वहां के लोगों को रतौंधी और जीरोथैलेमिया हो रहा था। वहां के साइंटिस्ट ने इतना एडवांसमेंट किया कि वहां के लोग चावल बहुत खाते हैं, तटीय एरिया आ गया, उस चावल के अंदर विटामिन ए डाल दिया, तो वहां का नॉर्मल राइस आपका गोल्डन राइस हो गया और विटामिन ए की कमी भी दूर हो गई। मतलब बायोटेक्नोलॉजी वो एक
तकनीक है जो हमारे फूड को फोर्टिफाइड कर रही है। फोर्टिफाइड मतलब उसके अंदर नए नए विटामिन, प्रोटीन, जो भी पोषक तत्व है वो डाल के हमको थाली में परोस के दे रही है कि लो, तुमसे पूरा का पूरा पोषक आहार वाला खाना नहीं खाया जाता है, तो जो साधारण सी सड़ी हुई चीजें हम खा रहे हैं वो भी हमको पोषक तत्वों के साथ मिले। इतना तक एडवांसमेंट कर दिया। ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है? अभी हम लोग टमाटर लेकर आते हैं, कितने दिन चलते हैं? 4 दिन, उसके बाद खत्म, मैक्सिमम 5 दिन खत्म, मैक्सिमम 1 वीक, उसके बाद खत्म। वैज्ञानिकों ने टमाटर के अंदर एक विशिष्ट चीज डाल के उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। आप 6 महीने तक टमाटर को रखो, खत्म ही नहीं होगा। और इवन फ्लेवर सेवर, उसके टेस्ट में, उसके कलर में, किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सोचो, अब आप एक बार सब्जी खरीदो, 6 महीने के लिए खरीदो, रख दो। जैसे हम अनाज का स्टॉक करते थे वैसे अब हम सब्जियों का भी स्टॉक कर सकते हैं। हुई ना नई चीज? तो फ्लेवर सेवर टमाटर हम लेकर आए हैं इसके लिए। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सूखा सहिष्णु फसल। चावल, हम सबको पता है कि चावल के लिए इंटेंसिव सिंचाई की जरूरत होती है। अगर वही मैं बोलूं कि वो चावल अगर आप राजस्थान में जाके उगा दो तो हंसी आएगी कि क्या बोल रहे हैं, चावल को हम राजस्थान में कैसे उगा सकते हैं, है ना, क्योंकि वो तो मरुस्थल है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट गए कि ये फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इस तरह से बहुत सारी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स हमने इनोवेशन किया है उनका, या हमने उसकी खोज की। चावल का एग्जांपल लेके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमको सबको पता है कि चावल को कितने पानी की जरूरत होती है। ठीक है, अब हमारे साइंटिस्ट गए राजस्थान में, वहां पे मान लो बबूल का पेड़ था। उन्होंने बबूल के पेड़ के अंदर देखा कि इसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि ये सूखा, मतलब पानी की कमी में भी रह पा रहा है। उसने उनका पूरा जीनोम सिक्वेंसिंग किया। जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पूरा एक एक डीएनए का उन्होंने उसका अध्ययन किया, जीनोम सिक्वेंसिंग किया, तो उनको पता चला कि कोई एबीसी करके एक जीनोम है, उसकी वजह से इस जीन की वजह से वो जो बबूल है उस सूखे एरिया में भी बहुत आराम से रह रहा है, उसको पानी की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके अंदर से इस एबीसी जीन को निकाला और अपने चावल में डाल दिया, और देखो चावल राजस्थान में उगा दिया। तो इस तरह से शुष्क सहिष्णु फसलें उगाई जा रही है। चावल का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, अभी चावल शुष्क सहिष्णु नहीं बना है, लेकिन बहुत सारी वैरायटीज आ गई है जो शुष्क सहिष्णु है, लवण सहिष्णु है, मतलब समुद्र के खारे पानी में हम उसको उगा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्राकृतिक फसलें होती है उनके डीएनए का अध्ययन करके उनकी उस विशिष्ट क्वालिटी को निकाल के हमारी साधारण फसलों में डाला जा रहा है। और इन फसलों को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जैसे जीएम मस्टर्ड हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, एक होता है प्लांट टिश्यू एग्रीकल्चर। जैसे कैसे बताओ, एक छोटे से, जैसे मान लो पत्ता है, ठीक है, वो एक छोटे से पौधे को, वैसे तो हमको क्या लेकर आनी पड़ती है, पूरी कलम लेकर आनी पड़ती है। आप लोगों ने अगर घर में प्लांटेशन किया होगा, छोटे छोटे पौधे लगाए होंगे, तो वो जड़ के साथ नीचे से ऐसे एक लूप सा बना होता है ना, मान लो ये पौधा है, इसे नीचे यहाँ पे लूप सा बना होता है मिट्टी का, ये हम लोग बहुत बचा के रखते हैं कि अगर ये खराब हो गया, इस पे हवा लग गई, पानी लग गया, तो हमारा पौधा हम उगा नहीं पाएंगे। इसको बहुत हम बचा के लेके आते हैं पॉलिथीन में पूरा रैप करके। अब ऐसी जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी पौधे को काटो, आप यहाँ से काट लो, आप यहाँ से काट लो, सीधे लेकर आओ, उनको ना एक डिश में रखा जाता है, उस डिश के अंदर उस पौधे को डाला, वो विशिष्ट वातावरण बनाया जाता है, धीरे 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 वो सेल ग्रो करती है और पूरा पौधा हो जाता है। मतलब आपको जमीन की जरूरत नहीं पौधा लगाने के लिए, आप लेबोरेटरीज के अंदर जाके पौधे उगा रहे हो। वो प्लांट टिश्यू एग्रीकल्चर है, हम देखेंगे इसको अच्छे से कि क्या होता है। ठीक है, तो मतलब एग्रीकल्चर में पूरा ही सब कुछ चेंज हो गया है, और एग्रीकल्चर सबको पता है कि क्या चेंज हुआ है, कैसे हुआ है, और हम अच्छे से डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। जैसे पशुपालन, पशुपालन में भी सबने सुना होगा कि जैसे हमारी जो देशी गाय होती है उनको विदेशी गायों के साथ हाइब्रिड करके ऐसे गाय के बछड़े उत्पन्न किए जा रहे हैं जिनसे बहुत ज्यादा मात्रा में दूध उपलब्ध होता है, या वो बीमारियां नहीं होती उनमें किसी विशिष्ट प्रकार की, या किसी ऐसे चिकन का निर्माण किया जा रहा है इसी प्रोसेस से, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, कि वो बहुत ज्यादा मांस दे रहा है, या उसका जो चिकन होता है, जो भी उसका नॉनवेज होता है, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे खुद भारत में बनाई गई है गरिमा भैंस, क्लोनिंग करके बनाई गई है। मतलब जब क्लोनिंग पढ़ाऊंगी तब अच्छे से बताऊंगी, अभी एक लाइन में शायद उसको समझा नहीं पाऊं। हिसार गौरव बनाया अभी हमारे यहाँ के साइंटिस्ट ने, मतलब ये व्यक्ति के द्वारा बने हुए जानवर है, ऐसे समझ लो। ठीक है, स्वास्थ्य में अगर मैं बोलूं तो ये वो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी का, एक कृषि और दूसरा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य इंपॉर्टेंटली बोलूंगी जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र को जमीन से सीधा उठा के आसमान में पहुंचा दिया, इतना मेगा परिवर्तन लेकर आया है। जब हम पढ़ेंगे ना छोटी छोटी चीज इसकी, तो आपको समझ में आएगा कि आज से 10 साल या 20 साल पहले तक भी हम किसी अलग दुनिया में रह रहे थे, मतलब हम पृथ्वी पे रह रहे थे, और बायोटेक्नोलॉजी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको मंगल पे पहुंचा दिया। इतने बड़े लेवल पे चेंज आया है,
जैसे वैक्सीन, सबको पता है वैक्सीन आई, लेकिन क्या सबको ये पता है कि वैक्सीन की 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में क्या किया था कि जो भी मान लो मुझे वायरल हुआ या मुझे कोई बैक्टीरिया की बीमारी हुई, जैसे पोलियो हुआ, तो पोलियो के बैक्टीरिया को क्या करेंगे कि पोलियो वायरस होता है सॉरी, तो उसको क्या करेंगे कि या तो उसको बहुत मार देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, या उसको बहुत कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि वो मेरे शरीर के अंदर जाके कोई रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। फिर उसको जब मेरे शरीर में डालेंगे तो व्हाइट ब्लड सेल काम करेंगी, अटैक करेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी, और वो तो ऑलरेडी निर्जीव है या मरा हुआ है, तो वो मेरे शरीर में रोग तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल इतनी ज्यादा उस समय एंटीबॉडीज बना देंगी कि जब एक्चुअल में कभी मैं पोलियो वायरस के कांटेक्ट में आऊंगी तो वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देगी और मुझे लाइफ में कभी पोलियो नहीं होगा, है ना। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी। सेकेंड जनरेशन में बनाया गया आपका हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी में क्या किया गया, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, मतलब जो भी वायरस था उसकी कुछ चीजों को लेकर और अलग से वैक्सीन बना के हमारे शरीर में फीड की, वो अंदर गई, वापस हमारी व्हाइट ब्लड सेल ने काम किया और इस तरह से कुछ बना। और तीसरा होता है डीएनए से हमारा वैक्सीन बन रहा है, ये सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ वैक्सीन है, हम तीनों अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तीसरा हम हार्मोन्स तक बना रहे हैं, जैसे इंसुलिन। सबसे पहला अगर मैं बोलूं कि सेकेंड जनरेशन का पहला टीका कौन सा था, हेपेटाइटिस बी का, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। हार्मोन्स की बात करें तो इंसुलिन ऐसा पहला हार्मोन था जो बायोटेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और आज डायबिटीज के इलाज में इसका क्या महत्व है वो हर घर को पता हो, क्योंकि हर तीसरे घर में, हमारे यहाँ पे हर दूसरे घर में डायबिटीज का पेशेंट मिलता है, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना दिए जो कैंसर जैसे रोग को खत्म कर रही है, ये भी अभी बताया। स्टेम सेल, जैसे मैंने बताया हाथ टूट गया ना तो हाथ बना देगा वो, स्टेम सेल में इतनी ताकत है, ठीक है। जीन थेरेपी, ये वैसे स्टेम सेल का ही एक पार्ट है, जीन थेरेपी का एक पार्ट है स्टेम सेल, लेकिन जीन थेरेपी हम पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही एक बोलते हैं ना अलग तरीके से हमको बता रही है कि किस तरह से हम अपने शरीर के अंदर ही तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमको ये डीएनए नहीं चाहिए, हटा दिया, हमको वो डीएनए चाहिए, हमने लाके दे दिया। मान लो हमारे यहाँ पे नॉर्मल कपास उग रही थी, हमको ये वाली कपास में बहुत कीड़े लग रहे थे, हमको अच्छी कपास चाहिए, जीन थेरेपी की और दूसरा कपास लेकर आ गए, उसमें बीटी कॉटन बना दिया, बेसिलस थुरोजेनेसिस का कॉटन ला दिया। अभी मैंने आपको जैसे डिजाइनर पे भी बताया कि आपको जैसे बाल चाहिए, जैसा रंग चाहिए, जो क्वालिटीज चाहिए, वो सब किससे पॉसिबल हो रहा है, इस जीन थेरेपी से, ठीक है। इसके अलावा आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, सरोगेट मदर का नाम सुना होगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी बहुत अहम है, क्यों, क्योंकि अब जैसे प्रदूषण नियंत्रण करना है हमको, तो आपने सुना होगा कि एक और चीज स्वास्थ्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया को खत्म करने के लिए, अगर आपने सुना होगा तो गूगल का या फेसबुक का, शायद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक मच्छर छोड़ा, ऐसे मच्छर छोड़े जो दूसरे जो मच्छर होते हैं जो ये बीमारियां फैलाते हैं उनको प्रजनन के योग्य नहीं रहने देते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी प्रजाति खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी एक खोज थी आने वाले समय में संक्रमणकारी बीमारियों को रोकने के लिए, ठीक है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। अब पर्यावरण में प्रदूषण नियंत्रण में जैसे आपने सुना होगा कि जैव उपचार, बायो रेमेडियल सुना होगा कि हम कैसे अपने कचरे को ये सारे छोटे छोटे जीव डाल देते हैं और वो जो कचरा होता है वो बाद में हमको खाद के रूप में मिल जाता है। ऐसे ही हमारा जो वाटर है, जो जल प्रदूषण है, उससे इससे निपटा जा सकता है, वायु प्रदूषण से भी निपटा जा सकता है। तो ये प्रदूषण के क्षेत्र में, सीवेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, ऑयल स्पिलिंग, समुद्र के ऊपर जो पूरा तेल बिखर जाता है वो जाके सूक्ष्म जीव खा जाते हैं, वरना ये तेल इतना बुरा होता है कि पूरे के पूरे समुद्री पारितंत्र को नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं, आपने फोरेंसिक साइंस में, अपराध विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फोरेंसिक साइंस, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, नार्कोटिक्स टेस्ट हो गया, वो सब चीजें हम देखेंगे, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुई। जब मैंने आपको एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने आपको बायोमास में उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन बताया था, उसका जो थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन है वो भी ये बायोटेक्नोलॉजी की देन है। कैसे है एथेनॉल प्रोडक्शन, हमने देखा था एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट की, 10% हम एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में, जिसको हम 2020 तक और आगे बढ़ा देंगे 2030 तक। तो वो सारी चीजें किसकी देने, इस बायोटेक्नोलॉजी की देने। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, उद्योग है, मतलब एक बोर्ड पर मैं जितना डाल पाई उतना डाला है। उद्योगों के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे और जो भी सेक्टर हमारा बच गया उस सब में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज पढ़ेंगे और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें। अब हम इसका इतिहास देखते हैं, शुरुआत कैसे हुई। अभी तो हमने देखा कितना एडवांस फॉर्म है, ठीक है, ये आज की चीजें हम देख रहे थे, वर्तमान चीजें देख रहे थे हम, लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी। क्या मानव प्रथम में, जब आदि मानव के युग के बाद की हम थोड़ी बहुत स्टार्ट करें, आज से 8000 साल पहले या 8 से 5000 साल पहले की बात करूं, तब से बायोटेक्नोलॉजी अस्तित्व में है। क्या हुआ था इस समय, बहुत सारे जंगली पौधे तो उग रहे हैं, हम सबको पता है कि जंगली पौधे
उग रहे, लेकिन उस जंगली पौधे में से खाने लायक कौन सा है? हमको कैसे पता कि ये गेहूं है, ये चावल है, ये सब्जी है, ये हमको खानी है? इतने जंगली पौधों में से, ठीक है, हमको पता चल गया ये खाने लायक है। अब उसको उगाना कैसे है? कैसे उसके लिए जमीन की जुताई की जाएगी, फिर कैसे उसमें खाद डाली जाएगी, ह्यूमस डाला जाएगा, सूक्ष्म तत्व आएंगे जो उनको तेजी से उठाएंगे, खरपतवार आएगी तो उसको कैसे खत्म करेंगे, ये सब प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी है, यानी आरंभिक बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मानव ने बहुत रिसर्च नहीं की, लेकिन नेचुरली प्रकृति ने उसको सारी चीजें सिखाई, तब से मानव बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। जैसे आपके घर में भी बायोटेक्नोलॉजी होती है, दूध से दही बनाना, क्या है? दूध से दही कैसे बन रहा है? एक बैक्टीरिया, एक सूक्ष्म जीव का यूज करके। और जहां पर भी किसी भी जैव प्रणाली का यूज करके हम उसको मानव उपयोगी तत्वों में चेंज कर लेते हैं, वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हमने बेसिलस लैक्टोमस बेसिलस समथिंग कुछ नाम है उसका, उस बैक्टीरिया का यूज करके जब हम दूध से दही बना लेते हैं, वो दही हमारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो क्या है? आपकी बायोटेक्नोलॉजी। सोमरस का नाम सुना है सबने? सुना ही होगा, अर्थशास्त्र बोल रही हूँ, ऋग्वेद वगैरह पढ़े होंगे जब भी आप हिस्ट्री में, तो सोमरस आता है उसमें। हम अपनी जनजातियों की बात करते हैं, उसमें भी सोमरस आता है। क्या थी? उस समय की एक प्रकार की शराब थी। कैसे बनती है? फर्मेंटेशन से। जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किण्वन करके उसको बनाते हैं। उस समय पे हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद के टाइम पे कैसे बना रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी का रूप है ये। लेकिन ये प्रिमिटिव बायोटेक्नोलॉजी, आरंभिक बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें व्यक्ति ने कोई रिसर्च नहीं किया, कोई लेबोरेटरी नहीं बनाई, प्रकृति ने उसको सिखाया और वो करता चला गया। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में व्यक्ति ने थोड़ा रिसर्च किया। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, नाम ध्यान रखना। लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी लेकर आए। क्या लेकर आए? जर्म थ्योरी। कौन? लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच। लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच जर्म थ्योरी लेकर आए और क्या बोला? ये जो भी सोमरस आप बना रहे हो, दूध से दही बना रहे हो, यानी इन बैक्टीरिया का औद्योगिक स्तर पर, वाणिज्यिक स्तर पर बड़े पैमाने पर यूज किया और शराब और पनीर बनाने लगे। ठीक है। थर्ड जनरेशन आते आते वास्तविक शुरुआत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव प्रौद्योगिकी की वास्तविक शुरुआत कब हुई, वास्तविक शुरुआत का मतलब कब हम लेबोरेटरी में जाकर बैठे और एक एक चीज का हमने अध्ययन करके और एक नई खोज की, तो वो होती है हमारी थर्ड जनरेशन से, जब एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ। और सबको पता है कि प्रथम एंटीबायोटिक किससे बनी? पेनिसिलिन। कौन सी थी प्रथम एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये थी हमारी वास्तविक शुरुआत, जो आई थिंक शायद 1929 में हुई थी। अभी आगे ईयर पता चलेगा हमको, अगर गलत होगा तो देख लेंगे। तो ये थर्ड जनरेशन थी। और फोर्थ जनरेशन अभी जो हमारा चल रहा है, और वो कितना एडवांस है वो बता दिया। फोर्थ जनरेशन के अंदर ही अगर हम थोड़ी चीजें और देखें, तो आज की बायोटेक्नोलॉजी की 9 से ज्यादा ब्रांचेस है। कौन कौन सी ब्रांचेज है, उसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 6 नंबर में, मतलब सॉरी 20 वालों के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 3, 5, 11, और 19 वालों के हिसाब से बोलूं तो 3, 6 और 15 में पूछा जा सकता है। आपसे प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी इससे आ सकते हैं, तो अच्छे से सुनना क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेज है। सबसे पहले रेड ब्रांच है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। रेड के अंतर्गत क्या आता है? अगर आपसे पूछा जाए कि रेड बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी, इन सबके आगे बीटी वर्ड बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है। रेड में आपका क्या आता है? चिकित्सा। रेड बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच किससे जुड़ी हुई है? चिकित्सा से। अभी जो भी हमने पढ़ा, जीन थेरेपी पढ़ा, डिजाइनर बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्लोनिंग, या जो भी है, ये सब क्या है? आपके रेड बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर आपका आ जाता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है? औद्योगिक उत्पादन से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, वो सब आपके किस में आता है? वो सब आपका आता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। फिर आपका आता है ब्लू। ब्लू मतलब समुद्र, सीधा सीधा, तो समुद्री जीव, इन सब से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी की चीजें होंगी, वो हम क्या बोलेंगे? वो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच के अंतर्गत आएंगी। फिर आपका होता है ग्रीन। ग्रीन किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। जैसे जितनी भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखी, वो सब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर आपका आता है येलो। येलो आता है आपका कीटों के संदर्भ में, जैसे शराब बनाई किण्वन से, पनीर बनाया, दही बनाया, वो सब हमने क्या किया? सूक्ष्म जीवों से किया। वो किसका पार्ट है? आपके येलो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर आपका आता है ब्लू। ब्लू मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, इसको देखते हैं। ग्रे।
ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किसका पार्ट है? पर्यावरण संरक्षण का। जैसे अभी मैंने देखा आपका बायो रेमेडियल चीजें बताई मैंने, बायो रेमेडीज होती है, कैसे जल प्रदूषण दूर करते हैं, वायु प्रदूषण दूर करते हैं, समुद्र में जो तेल का रिसाव हो जाता है उसको दूर करते हैं, वो सब आपकी ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। फिर आती है ब्लैक और डार्क। नाम ही कुछ अच्छा नहीं है ब्लैक और डार्क। आतंकवाद में जब इसका यूज किया जाता है, जैसे जैव हथियार बनाए जाते हैं, आतंकवाद फैलाया जाता है जब बायोटेक्नोलॉजी से, वह भी इतना नहीं पता कितनी श्योरिटी इस चीज में, लेकिन जैसे कोरोना वायरस क्या बोल रहे हैं कि चाइना की लेबोरेटरी से निकला है, तो क्या हो गया? ये ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा हो गया। ठीक है, फिर आपकी आती है गोल्ड। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो हम इंफॉर्मेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स में यूज कर रहे हैं, सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी में जब हम इसका यूज करते हैं तो ये होती है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और क्या छूट गया है? पर्पल। पर्पल बायोटेक्नोलॉजी। एथिक्स से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो भी एथिकल इश्यूज का हम अध्ययन करते हैं तो वो पर्पल बायोटेक्नोलॉजी होती है। जैसे हमने डिजाइनर बेबी बना दिया, तो क्या ये सही है कि जो नेचुरल भगवान जो बच्चा दे रहा है उसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो? उसने भेजा कि ये साइंटिस्ट बन के जाएगा, मम्मी पापा को सिंगर चाहिए था, उन्होंने उसकी सारी जो नेचुरल एबिलिटीज थी, नेचुरल इनहेरेंट उसमें गुण थे, उसको चेंज करा के और उन्होंने सिंगर के गुण डाल दिए। तो ये क्या है? एक एथिकल इश्यू है। आप सामाजिक परंपराओं के साथ जो स्थापित परंपराएं हैं और जो स्थापित प्राकृतिक परंपराएं हैं उनके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो इस तरह के जब हम एथिकल इश्यू पढ़ते हैं तो वो किसका पार्ट हो जाता है? हमारी पर्पल बायोटेक्नोलॉजी का। तो कौन कौन सा पार्ट था? रेड में क्या आता है? चिकित्सा से रिलेटेड, व्हाइट में इंडस्ट्री उद्योग, ब्लू में समुद्र, ग्रीन में कृषि, येलो में कीट, पर्पल में एथिकल इश्यू, ग्रे में पर्यावरण से रिलेटेड चीजें आती है, ब्लैक में जैव हथियार या आतंकवाद से रिलेटेड चीजें आती है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स किस में आता है? आपकी गोल्ड में, यानी सुनहरी में। सुनहरी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो ये सब क्या थी? हमारी बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस थी। अब कुछ इसका और इतिहास देख लें हम, तो वास्तविक शुरुआत कब मानी जाती है बायोटेक्नोलॉजी की? सन 1929 में जब पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बता चुकी मैं इसको। उसके बाद 1953 का जो ईयर है वो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वक्त डीएनए की डबल हेलिकल संरचना की खोज हुई थी। जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा डीएनए और जीन के बिना बायोटेक्नोलॉजी का कोई चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है ना। तो उस डीएनए की संरचना कैसे होती है, वो डीएनए है तो कैसा है, ये सब हमको पता ही 1953 में चला। और बताओ 2020 तक आते आते हमने उसको कितना एडवांस लेवल पे ले गए। लेकिन उसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस। इन तीनों ने जब डीएनए की डबल हेलिकल संरचना की खोज की तो उसके लिए इनको 1962 का चिकित्सा नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब हरगोविंद खुराना का नाम सबने सुना होगा, भारतीय हैं और बहुत फेमस भी है। 1968 में इनको भी चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था। किसके साथ? नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण किया था, मतलब एक लेबोरेटरी में एक आर्टिफिशियल जीन बना लिया था। आज हर चीज हो रही है, क्लोनिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑर्गन्स बन रहे हैं। उस समय में एक जीन बनाना 1968 में ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, है ना। तो वो उन्होंने किया। इससे जैसे आज हम देख रहे हैं कि आनुवंशिक रोगों को समाप्त करने की दिशा में अहम कदम उठाया, इसलिए इनको भी चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला था। अब भारत में जैव प्रौद्योगिकी के विकास को देख लेते हैं, उसके बाद ये वाला लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, भारत में क्या हुआ? भारत में सबसे पहले 1982 में शुरुआत हुई। अब आप बोलेंगे हरगोविंद खुराना जी ने जब 1968 में कर लिया था वो तो भारतीय थे, फिर भारत की शुरुआत हम 1982 से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भारतीय मूल के थे लेकिन वो विदेश में थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम भारत की बात करें तो 1982 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने पहली बार बायोटेक्नोलॉजी को महत्व दिया कि जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर हम इंटेंसिव अब अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे, लेबोरेटरीज बनाएंगे। उसके लिए स्पेसिफिकली ये 1982 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस से हुआ था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का नाम आप लोगों ने सबने पिछले 1-2 साल में सुना हुआ होगा, क्योंकि जब ये जालंधर की पंजाब की किसी जगह पे शायद लवली यूनिवर्सिटी ऐसे करके कुछ यूनिवर्सिटी है वहां पे पंजाब के जालंधर में, वहां पे जब ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी तो एक टाइम कैप्सूल रखा था। अभी जो हमारा राम मंदिर बन रहा है उसके नीचे भी टाइम कैप्सूल रखा हुआ है। अब वो टाइम कैप्सूल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आप लोग देखना। उसके ऊपर 3 आपके 3 नंबर में अगर वो आता है तो आप कैसे लिखोगे वो पूरा आप कंटेंट तैयार रखना। जब भी आपका ये लेक्चर आता है उसके नीचे आप कमेंट करके बताना कि टाइम कैप्सूल क्या है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है टाइम कैप्सूल के बारे में, 3 नंबर में आ सकता है टाइम कैप्सूल, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है। अभी ये आपके
ये मैंने बताया जहां पे विज्ञान कांग्रेस हुई थी उसकी भी जमीन में उसको डाला गया, और आपके राम मंदिर के जो नींव बनाई है वहां पे भी ये टाइम कैप्सूल डाला गया है। ठीक है, तो होता क्या है, क्यों डाला गया, सारी चीजें बताना। तो ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई थी 1982 में, इसमें हमने पहली बार बायोटेक्नोलॉजी के महत्व की बात की थी। और इसी वक्त 1982 में जब महत्व की बात की कि चलो हमको इंटेंसिव इसके ऊपर खोज करनी है, तो एक संस्था का गठन कर देते हैं। तो राष्ट्रीय जैविक प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया। फिर बोला कि नहीं नहीं, छोटे मोटे बोर्ड से कुछ नहीं होगा, एक अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो आगे जाके इसका जो बोर्ड बनाया था, इसका उद्देश्य क्या था, देश भर में बायोटेक्नोलॉजी से संबद्ध गतिविधियों का समन्वय और उनको बढ़ावा देना। और उसके बाद 1986 में जाके विज्ञान और तकनीक मंत्रालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ही बना दिया। इसके कार्य क्या है, जनरल वही है कि जितने भी कार्य होंगे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनका समन्वय, उनके लिए नीतियां यही बनाएगा। लाइन बाय लाइन आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने। उसके बाद एक और ब्रांच जो भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूनाइटेड नेशन का ICGEB। फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब एक चीज जो मुझे यहां बतानी है, हम पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशंस पढ़ेंगे। कोशिश करना है इन सारे एब्रिविएशन की फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रखो और फिर उसको देवनागरी में लिख दो, क्योंकि हिंदी में बहुत ही अतरंगे से मीनिंग निकलते हैं जो हम इन वर्ड्स से नहीं पकड़ पाते, तो हम भूल जाते क्या था इसका फुल फॉर्म। और आपकी एग्जाम में प्रीवियस जो एक ट्रेंड बना है, एब्रिविएशन पूछने का ट्रेंड बना है आपकी एग्जाम में, है ना, तो यही याद रखना। आप इसी को देवनागरी में लिख लेना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसका जो एक संस्थान है या मुख्यालय बोल दो आप उसको, एक तो इटली के ट्रिएस्टे में है और नई दिल्ली में भी 1987 में बनाया गया। विश्व में 2 जगह इसके संस्थान है ICGEB के, तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि एक उसका भारत में है, 1987 में दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, कल जो हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, एक होता है आपका जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, एक होता है नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज है, जब हम जीन DNA को ऐड करके कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वो जेनेटिक, और उसके अलावा जीन और DNA को छोड़कर बाकी शरीर के किसी अंग का हम टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, चाहे नाखून ले लो, चाहे बाल ले लो, चाहे टिश्यू ले लो, सेल ले लो, तो वो हमारा नॉन जेनेटिक। लेकिन पर्टिकुलरली जीन और DNA की बात करें तो जेनेटिक, जैसे जीन थेरेपी, डिजाइनर बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, सब किस में आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। उत्तक संवर्धन जो मैंने आपको प्लांट टिश्यू एग्रीकल्चर बताया, किस में आएगा, नॉन जेनेटिक में। अभी हम शुरुआत किससे करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके क्या टूल्स होते हैं, क्या यूज है, मैसेंजर RNA वगैरह। अभी हाँ, ये एक और चीज ध्यान रखना, अगर किसी कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है, आगे में भी और नहीं आया, तो इसके लिए आप एक बार कोशिश करना कि आप DNA और RNA पढ़ लो। बायोलॉजी में से जनरल साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से सिर्फ DNA और RNA देख लो। शायद हमारे ऐप पे भी, जो यूट्यूब ऐप पे भी जो भी साइंस की वीडियोज डली हुई है बायोलॉजी की, उसमें शायद ये कराया हुआ है आपका DNA और RNA। और अगर नहीं कराया है तो आप थोड़ा सा NCERT में चैप्टर खोल लेना DNA और RNA का, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर DNA और RNA नहीं पता होगा तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी सर के ऊपर से जाएगी, है ना। तो एक एक लाइन पढ़ लेना। वैसे जहां जहां पे जो जो चीजें एक्सप्लेन करने की आएगी वो मैं करूंगी, बट स्टिल अगर पढ़ा हुआ होगा तो बहुत तेजी से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग पे करेंगे। आपको ये पूरे लेक्चर चाहिए तो आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे लेक्चर्स टाइम से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।